नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस द हिंदू और दैनिक जागरण की न्यूज़ एनालिसिस के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं, अभी न्यूज़ क्या थी, फिर उसके बेस पे हम एक एमसीक्यूज़ देखते हैं, अभी किस प्रकार का यूपीएससी के अंदर किस प्रकार का एमसीक्यूज़ इसमें बन सकता है। और ये हमारी एक रिवीजन वीडियो, यानी आज सुबह जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के लिए रिवीजन सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आज 24 सितंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहली जो न्यूज़ है हमारी, ये एक दैनिक जागरण के अंदर जो आजकल का एक कॉलम है उसमें आता है भी आज के दिन स्पेसिफिक क्या हुआ था आज के दिन। ठीक है, तो आज के दिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी थी जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली जो घटना आज के दिन हुई थी वह हुई थी, आज का पूना पैक्ट हुआ था। आज ही के दिन में आज क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। किस किन के बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। कब हुआ था ये, 1932 में। ये था किससे संबंधित, ये तब यानी जो दलित वर्ग था उनके आरक्षण से संबंधित था, या उनके निर्वाचन मंडल में स्पेसिफिक उनको आरक्षण दिया जाए, इसके प्रति एक यानी कम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटेन था वह एक कानून लेके आया था, जिसके एक पक्ष में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी और उसका विरोध किसने किया था, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, तो एक तो ये घटना हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी घटना ये हुई थी कि आज ही के दिन पे जो हमारा मंगलयान था, ठीक है, वह मंगल की कक्षा में पहुंचा था पहली बार। कितने दिन की यात्रा करके, 10 महीने और 19 दिन की यात्रा करके मंगल की कक्षा में पहुंचा था। और ये भारत पहला अंतरिक्ष मिशन था, इसके पहले ही प्रयास में क्या हुआ था, बाल सफल हुआ था। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम मंगलयान के बारे में तो काफ़ी पढ़ चुके हैं, जो पूना पैक्ट की सिफारिशें हैं उनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी आजकल जो सिफारिश है उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ रही है, यानी बच्चों को क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिफारिश को हम ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य हिंदुओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदू दलित के मध्य में समझौता किया गया था। ठीक है, इस पुनः समझौते के इसे नाम दिया गया था और इस समझौते के अनुसार जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या था भी, एक ऐसा मंडल बनाया जाए जिसमें चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी दलित होगा और जो मतदान देने वाला व्यक्ति होगा वह भी क्या होगा, दलित होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भी देश के अंदर एक नया देश बनाने की एक प्रकार नीति थी, जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, आगे इसमें कहा है, और व्यावसायिकता सभा के अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग का अंतर्गत ये सुरक्षित किया गया था। यानी ये कहा गया था भी हिंदू धर्म है उसी के अंदर दलितों को क्या किया गया, सुरक्षा दी जाएगी। आगे इसके अंदर कहा था, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीट आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने की वचन दिया गया था। साथ ही यह वादा किया गया कि तो गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए क्या होगा, आरक्षित होगा। आगे कहता है, केंद्रीय विधानमंडल दलित वर्गों की प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल के में प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी थी। आगे इसमें जो अगली जो सिफारिश की थी वह कहती थी, दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी की गई थी। फिर अगली इसमें कुछ सिफारिशें और थी, जिसमें कांग्रेस ने स्वीकार किया था कि क्या किया था, दलित वर्गों को जो प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। आगे कहता है, अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और आगे इसमें जो वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार के लिए एक लोथियन समिति की रिपोर्ट के निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया गया जाएगा। ठीक है, ये जो समिति बनाई जाएगी, तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है भी लोथियन समिति किससे संबंधित थी, तो ये किसी थी जो वंचित वर्गों के कल्याण से संबंधित थी। ठीक है, आगे इसमें कहा, जो केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश राज भारत में सामान्य निर्वाचन वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, आगे इसमें कहेगा, तो किसी को भी स्थायी निकाय के लिए चुनाव या लोक सेवा में नियुक्त के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग के संदर्भ में होने का आधार अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी अब किसी को ये कहना भी ये वह दलित है इसलिए उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और आगे चलकर हमने भारतीय संविधान के अंदर भी इसकी व्यवस्था की थी। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ थी वह किससे संबंधित थी, जो एक हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है, ठीक है, उससे संबंधित है। इसमें कहा गया भी जो कोई भी उपभोक्ता है अब उसको यह अधिकार होगा कि वह अपने कौन उसको कॉल कर रहा है उसके भी उसको क्या मिले, जानकारी मिले।
ठीक है। इसका जो बिल का क्या नाम है, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, ठीक है। इसकी संबंधित एक कल न्यूज़ आई थी जिसके अंदर इस मसौदे की बात की गई थी। तो वह न्यूज़ क्या थी, जिसमें कहा था भाई इंटरमीडिएट जो इंटरनेट मीडिया से लेकर जो OTT रखेगा सरकार का पहल, इसमें कहा था जो आजकल जो प्लेटफॉर्म है जैसे है व्हाट्सअप है, फेसबुक है या ट्विटर है या कोई टेलीग्राम जैसे कोई भी या जो हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उनको क्या लेना होगा, सरकार से लाइसेंस लेना होगा इस बिल का कानून बनने के बाद। बिना लाइसेंस के आप भारत में इस प्रकार की सेवाएं नहीं दे पाते हो, क्योंकि हम देखते हैं व्हाट्सएप पर क्या करते हैं, हम जो सीधी कॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो उपभोक्ता होते हैं, जो सॉरी जो हमारी जो कंपनियां होती हैं, उनको क्या होता है, इससे नुकसान होता है, ठीक है। तो इनको क्या लेना है, लाइसेंस लेना होगा। तो इसके अंदर मसौदे के अंदर क्या क्या बातें कही गई है, इसमें कहा गया जो बिना इजाजत के उपभोक्ता को जो कह सकते हैं हम जो जैसे जो SMS बोलते हैं या जो लिंक या स्पैम जो विज्ञापन होते हैं या जो स्पैम मैसेज भेजे जाते हैं, उसकी बिना आज्ञा के आपको किसी प्रकार का कोई लिंक भी नहीं भेजा जा सकता। बिना सरकारी इजाजत के आप जैमर का भी उपयोग नहीं कर सकते, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जैमर का उपयोग करना है तो पहले आपको इसके लिए सरकार की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। और राष्ट्रीय हितों या देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार को सभी संचार सेवाओं को सीमित समय के लिए रोकने का भी अधिकार होगा। यानी जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है, वह किसी सीमित समय के लिए, वह सीमित समय कितना होगा ये इसमें निर्धारित नहीं किया जाएगा, वह कितना भी, जब तक स्थिति सही नहीं होती तब तक के लिए इंटरनेट सेवा को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। अगला कहता है सार्वजनिक हित में सरकार किसी भी मैसेज या टेक्स्ट को देख सकती है और उसे से भी ले सकती है, यानी सरकार कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी कर सकती है, और केंद्र के साथ राज्य सरकारों और सरकारी विभाग को भी इस प्रकार की कार्रवाई का अधिकार होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो संदिग्ध जानकारी होगी उसमें सरकार बिना किसी की अनुमति के हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार लाइसेंस धारक पंजीकरण व कंपनियों का पूरा शुल्क माफ भी कर सकती है, यानी कहीं ना कहीं जो लाइसेंस धारक जो कंपनियां होगी उनका शुल्क भी कहीं ना कहीं माफ कर सकती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ कल की थी और वो न्यूज़ तो क्यों, दोनों न्यूज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं जो डाटा संरक्षण का अर्थ क्या है। जो डाटा सुरक्षा भ्रष्टाचार, समझौते या नुकसान में महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा की प्रक्रिया है। जो डाटा होता है इससे क्या होता है भी, भ्रष्टाचार से हम सुरक्षा निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो समझौता या जो नुकसान होने वाली जानकारी है वह भी होता है। कहीं के जो हमारा डाटा लेकर जो हमारी जो विज्ञापन कंपनियां हैं वह हमें उसी प्रकार के विज्ञापन दिखाती है, और जो हमें लेकर लुभावने प्रकार का एक ऑफर देकर कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करती है अपनी ओर, ठीक है। आगे कहता है भी डेटा सुरक्षा का एक बड़ा संग्रहण जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क्स में संग्रहित होता है। डेटा सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि नई संग्रहण डेटा की मात्रा में तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी दिनों दिन जो डेटा सुरक्षा का जो महत्व है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल देखते हैं लोग ज़्यादातर उपयोग इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनेट का करते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका भी हम क्या कहते हैं, इंटरनेट पर स्टोर करके रखते हैं। अगर जो हमारे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर हम इस प्रकार का बिल नहीं लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी निजता है, वह कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रभावित होगी, ठीक है। आगे इसके अलावा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार लगभग 104 मिलियन सक्रिय वेब उपयोग करता है। यानी कहीं ना कहीं जो वेब का उपयोग करते कितने, 104 मिलियन लोग हैं जो वेब यानी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। भारत को ऑनलाइन बाजार चीन के, यानी जो ऑनलाइन बाजार है वह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, और व्यक्तियों और उनकी ऑनलाइन खरीद आदतों के बारे में जानकारी और लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। और यह निजता के हनन का एक संभावित तरीका भी है, क्योंकि यह अत्यंत व्यक्तिगत पहलुओं को भी प्रकट कर सकता है। इससे कंपनी, सरकारें व राजनीतिक दल महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसका उपयोग लोगों को ऑनलाइन विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल इलेक्शन का लेते हैं, अगर आपको बार बार एक ही दल के विज्ञापन दिखाए जाए तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, आप उस दल के प्रति क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो स्वतंत्रता है वह भी क्या होगी, प्रभावित होगी, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी जो एनजीटी से संबंधित थी, जिसमें कहा था जो एनजीटी ने हाल ही में पंजाब पर 2180 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। और इससे पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कशन किया था जिसके अंदर हमने दिखाया था जो जुर्माने लगाए थे उसमें महाराष्ट्र पर भी 12,000 करोड़ रुपए का लगाया गया था। साथ ही जो पश्चिम बंगाल पर था उस पर भी 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। और ये जुर्माना लगाया क्यों जाता है, क्योंकि जो एनजीटी के निर्देश हैं वह वहाँ के सरकारी विभाग हैं या फिर प्रदूषण से संबंधित जो विभाग बनाए गए हैं वह उनका पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एनजीटी को उन पर क्या लगाने पड़ते हैं, जुर्माने लगाने पड़ते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एनजीटी, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्या है हमारी, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, जो एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण के स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है।
उससे आप सबसे पहले कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। ठीक है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संबंधित मुद्दों का तेजी से निपटारा करना था, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट में भी पर्यावरण संबंधित मुद्दे थे तो उनको वहां से हटाकर एनजीटी इस पे कार्य करती है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए एक अनिवार्य उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधित मुद्दों का निपटारा कितने दिनों में करेगी? 6 महीनों के अंदर उसका निपटारा किया जाएगा। एंड जो एनजीटी है उसके अंदर अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य विशेष सदस्य होते हैं, शामिल होते हैं, और जिसका कार्यकाल कितना? 3 वर्ष और 65 वर्ष होता है। इनमें से जो पहले हो वह उसे पद मुक्त हो जाता है, और उसकी पद मुक्ति के बाद वह दोबारा नियुक्ति के लिए क्या नहीं होते? पात्र नहीं होते हैं। तो यहाँ से यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है वे पात्र होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ये भी देखो, केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति दे दिया जाएगा या फिर आपको प्रधानमंत्री दे दिया जाएगा, मंत्रिपरिषद दे दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हाँ, इनडायरेक्टली वे में केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद ही आती है, मगर केंद्र सरकार में कहीं कहीं पूरे संसद आती है, पूरी संसद आ जाती है। ठीक है। आगे क्या कहता है? न्यायिक और विशेष सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति बनाई जाती है, और उनके लिए एक समिति बनाई जाती है। वह समिति क्या करती है? सिफारिश देती है, और सिफारिश के आधार पर उनको नियुक्त किया जाता है। और यह आवश्यक है कि अधिकरण कम से कम 10 वर्ष या अधिकतम 20 वर्ष यानी 20 पूर्णकालीन न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ हो। ठीक है। इसके अंदर कम से कम कितने? 10 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 20 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी, कहीं कहीं भारत में जो बाल मृत्यु दर में 3 अंक का गिरावट, यानी जो बाल मृत्यु दर है उसमें हमने काफ़ी गिरावट की, यानी 3 अंकों की गिरावट की है। क्या क्या है? भारत में 5 साल तक बच्चों के मृत्यु दर में 3 अंकों की गिरावट दर्ज किए गए। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया अभी 2019 में 1000 बच्चों पर 35 बच्चों की क्या होती थी? मृत्यु हो जाती थी, जबकि 2020 में यह आंकड़ा घटकर कितना हो गया है? 32 हो गया है। ठीक है। और जो वास्तविक गिरावट दर की बात करें तो वह कितनी है? 8.6% है। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति 1000 बच्चों में 36 की मौत हुई, वहीं शहरों में इसकी कितनी? 21 हुई थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी हुई थी? 36, और जो शहरी क्षेत्रों में 21। क्यों? कैसे? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, और जो अस्पताल है उनकी दूरी भी कहीं कहीं ज़्यादा है। तो शहरों में बच्चों के जो हल्के से स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर अस्पताल में आसानी से ले जाया जा सकता है, जबकि गांव में ऐसी सुविधा नहीं है। हम क्या करते हैं? भी अस्पताल में ले जाने के बाद घरेलू इलाज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें ऐसे परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके अंदर इसी कुछ प्रकार की कुछ रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है। कहता है अभी जो नमूना पंजीकरण प्रणाली ये है क्या? विद द सिस्टम रजिस्ट्रेशन, ये सॉरी द सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये है क्या? जो एसआरएस एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित है, और इसकी शुरुआत किसे? गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर मंत्रालय चेंज किया जा सकता है कि कौन से मंत्रालय के अंदर? गृह मंत्रालय के तहत कोई और मंत्रालय दिया जा सकता है। ठीक है। और अधीन के अंतर्गत आने वाले रजिस्टर जनरल कार्यालय द्वारा 1965 में जन्म व मृत्यु दर के आंकड़ों का पंजीकरण का उद्देश्य दिया गया था। तो इसका कौन सा काम दिया गया था? 1964-65 में आपको जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में जानकारी रखनी है, और जो एसआरआर तब से लेकर अब तक नियमित रूप से आंकड़े उपलब्ध करवाता है। ठीक है। जो एसआरएस के तहत जो अंशकालीन गणक मतलब जो गणना करने वाला कोई नियुक्ति या कोई व्यक्ति होता है द्वारा गांव और शहरों में जन्म और मृत्यु दर के नमूनों को नियंत्रण गणना की जाती है, और एक पूर्ण गणक या अर्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण भी किया जाता है। तो इसका क्या, यानी कहीं कहीं अर्धवार्षिक तौर पर सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है। तो इनका किन के आधार पर किया जाता है? तो ये पिछली जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर, जो नवीन जनगणना होती है उसके आधार पर भी इसके आंकड़े या नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है। इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को मिलाकर कहीं ना कहीं उसका फिर सर्वेक्षण किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, और फिर जाकर उनको एक यानी आंकड़ा दिया जाता है। यानी अर्धवार्षिक तौर पर, यानी पहले 6 महीनों में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर 6 महीनों में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर इन दोनों पर बैठकर एक समिति बैठती है जो इसकी जानकारी इकट्ठी करती है, कितने आंकड़े सत्य हैं, और जो सही आंकड़े होते हैं वह उनको 1 साल बाद में रिपोर्ट क्या करती है? प्रकाशित करती जाती है। ठीक। अगली जो न्यूज़ थी हमारी, ये न्यूज़ आज की न्यूज़ है, जिसमें क्या भी डॉलर की मजबूती से जो हमारा जो सेंसेक्स है, यानी जो हमारा शेयर बाजार है, उसमें गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई ये हमारा इतना जरूरी नहीं है, मगर जो ये न्यूज़ थी, जो कल एक न्यूज़ थी जिसमें आया था भी जो रुपया है वह कितना कम गिरा है। तो हम ये देख सकते हैं भी रुपये के गिरने से क्या प्रभाव हुआ है। कल हमने ये देखा भी रुपया गिरा, हमारा डॉलर की तुलना में रुपये की मात्रा गिरी। फिर आज जो न्यूज़ आई है जिससे हमें ये पता चला है भी उसका प्रभाव क्या हुआ है।
तो उसका प्रभाव यहाँ पर शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला है। कैसे कैसे भी अगर क्या होता है अभी जो जैसे जैसे रुपया बढ़ता जाता है या रुपया गिरता जाता है, तो इसका कारण क्या बताया, जो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। तो यहाँ पर जो लोग निवेश करते थे वहाँ से अब यहाँ से अपना निवेश निकाल करके बैंक में जमा करवाया, ताकि उनको वहाँ से ब्याज दर क्या पर ज़्यादा मिले, ताकि उनका पैसा भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर वहाँ पर ब्याज दरें कम होती है तो वहाँ से पैसा निकाल कर वह निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट या लाभ हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फायदे बताए गए हैं, वह भी देख लेते हैं अभी रुपए के असर क्या क्या होगा। इसके अंदर जो बताया गया तो विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो हमने अभी देखा है। उसके बाद है कुछ आयात के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है। जैसे हम क्रूड ऑयल का आयात करते हैं जो डॉलर में करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो क्रूड ऑयल हमें पहले जैसे 70 रुपये का $1 था, तो अभी 80 रुपये का हो गया। तो हम जैसे $10 में यानी 1 लीटर जो तेल खरीदते थे, तो अब उससे क्या होगा, वह हमें पहले $10 700 रुपये का था, तो अभी 800 रुपये के हमें 1 लीटर तेल मिल रहा है। तो आयात हमारा क्या हो गया, महंगा हो गया। और विदेश में महंगाए जाने वाले जो विदेश से हम जो दवाइयाँ मंगाते हैं वह भी क्या क्या हमारी हो जाएगी, महंगी हो जाएंगे। और आयात पर खर्च बढ़ने से देश में जो चालू खाता है वह भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ दे रखा है, ये देख लेते हैं। यह भी जो मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो मूल्य को कम करते हैं। एक तो मुद्रास्फीति है। ठीक है, जैसे जैसे देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है यानी तरलता बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, तब भी कहीं ना कहीं जो मूल्य का ह्रास होने लगता है। ठीक है, फिर अगला है अभी ब्याज दर में बढ़ोतरी। अभी देखा है हमने जो क्या भी हम जिस प्रकार से फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई है, तो उससे भी कहीं ना कहीं रुपये का ह्रास हुआ है। व्यापार घाटा, जैसे जैसे हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जाता है, वैसे भी हमारे कहते हैं जिस प्रकार से हम किसी से व्यापार करते हैं तो हमारा घाटा बढ़ता जाता है, हमें उधार ले लेकर व्यापार करना पड़ता है, तो उससे भी क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं मुद्रा का जो है उसका ह्रास होता है। ठीक है, तो सामयिक आर्थिक नीतियाँ यानी जो हमारी आर्थिक नीतियाँ अगर अनुकूल ना हो तो भी हमारा क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है। और इक्विटी बाजार के कारण भी मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास से कुछ हमारे फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले हम फायदे देखते हैं। अभी फायदे क्या होते हैं, फायदा क्या होता है, अभी भारत के निर्यात करने वाला कोई भी अगर व्यक्ति है तो वह क्या करेगा, अभी भारत से निर्यात बढ़ जाएगा। क्योंकि भारत से अगर कोई व्यक्ति निर्यात, मान लो $1 में पहले वह यहाँ से टीवी खरीद पा रहा था, ठीक है, तो वह उसको $1 के 70 रुपये मिलते थे। अभी $1 के अगर उससे रुपये मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वह 10 रुपये बचाकर साथ में ले जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा निर्यात क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो अनिवासी भारतीय जो NRI के परिप्रेक्ष्य में भी जो प्रवेश यात्री कहीं कहीं प्रवेश में भी प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमें रेमिटेंस मिलता है विदेशों से, वह भी क्या क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी इस टाइम जो रेमिटेंस है जो ज़्यादा भेजना पसंद करेंगे, उससे क्या होगा भी, जो उनके घर वालों को जो पैसा मिलेगा वह ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा सकारात्मक प्रभाव होता है। अगला क्या कहता है, भी भारत की यात्रा विदेशी यात्रियों को भी प्रभावित होता है। ये भी बिल्कुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। क्योंकि पर्यटन क्या होगा, अभी अगर यहाँ पे ये पर्यटन करना यहाँ पर सस्ता हुआ तो लोग यहाँ की तरफ आकर्षित ज़्यादा होंगे। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, जो हमें अभी भी देखा है, जो आयात पर प्रभाव पड़ेगा। विदेश से में पढ़ रहे छात्रों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विदेश यात्रा करने वाले लोगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विदेश में निवेश कर रहे लोगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और विदेश से शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों पर भी इसका क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही एक इससे संबंधित एक न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, जिसके अंदर क्या था, भी हम कई अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके साथ क्या करेंगे, जो उनकी जो घरेलू मुद्राएं हैं उनके साथ व्यापार करना पसंद करेंगे। जैसे रूस के साथ काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही है, अभी हम रूस के साथ रूस की ही करेंसी में क्या करेंगे, उनके साथ व्यापार करेंगे। जिससे क्या होगा, अभी हमें क्या है, अभी डॉलर है, डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा। भारत क्या करेगा, रूस की जो करेंसी होगी उससे क्या करेगा, वहाँ से तेल खरीद लेगा। और जो रूस होगा वह भारत से करेंसी से यानी जो कोई व्यापार है या कोई चीज़ है वह खरीद लेगा। जिससे क्या होगा, अभी हमें डॉलर जैसी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। बस यही कहा गया, अभी सरकार ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो कहीं ना कहीं हम जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रुपये का यूज करते हैं तो वह क्या हो जाता है, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इससे हमने क्या किया, इसके तहत सप्ताह में विदेशी व्यापार निर्देशालय की तरफ से रुपए के आयात निर्यात पर अधिसूचना जारी की गई। बस ये इसी बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। साथ ही इसमें क्या है, सरकार कहीं ना कहीं 1947 हम दे रखे थे, अभी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का एक हमने लक्ष्य रखा है अभी। ठीक है, तो उससे क्या है कि अगर हमारी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक फायदे का सौदा हो सकता है।
ठीक है। आगे इसके अंदर कहा भी हम रूस के साथ तो जल्द ही इस प्रकार की जो मुद्रा का जो व्यापार करना शुरू करेंगे, साथ ही साथ अन्य देशों के साथ भी हम शुरू करेंगे, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, जैसे देश भी इन्हें साथ जो इनकी घरेलू मुद्रा है उनमें क्या होगा, व्यापार करना सुगम होगा। इससे क्या होगा भी जो कम आय वाले देश हैं वह भारत से ज़्यादा मात्रा में आयात या निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, यानी भारत में निर्यात भी कर सकते हैं, भारत से आयात भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि उन्हें डॉलर की व्यवस्था नहीं करनी है। मान के चलो भी जैसे श्रीलंका की करेंसी या किसी भी देश की कोई करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले में बहुत सस्ती है, तो ऐसे में क्या होगा, अभी डॉलर खरीदने के उन्हें काफ़ी मुद्रा में अपनी मात्रा देनी पड़ती है या उन्हें डॉलर बाजार से खरीदना पड़ता है। कई बार क्या होते हैं, लोग उनकी मुद्रा नहीं खरीदते हैं तो उसकी वजह से उन्हें अपने संसाधन देने पड़ते हैं, सोना देना पड़ता है या किसी प्रकार की कोई अन्य धातु देनी पड़ती है, तो उससे भी वह क्या करेंगे, बचेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे हम भारत को भी फायदा है और भारत के साथ व्यापार करने वाले दूसरे देश हैं उसको भी इससे क्या है, फायदा है। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ कहीं ना कहीं हमारी जो मुद्रा से ही जुड़ी हुई थी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी वो देखते हैं। अगली न्यूज़ हमारी जो दो न्यूज़ है, ये कल की न्यूज़ थी और ये आज की न्यूज़ थी। कल की न्यूज़ में कहा था भी जो भारत ने गेहूं और चावल के निर्यात पर पाबंदी के फैसले पर बचाव किया। बचाव का मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो यूएस से जैसे देश थे तो उन्होंने कहा भी भारत जिस प्रकार से चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है तो उससे क्या होगा भी वैश्विक स्तर पर क्या होगा भी जो गेहूं और चावल खाद्य पदार्थ है उनकी कमी आ जाएगी। ठीक है, मगर भारत ने इसका बचाव करते हुए ये कहा है भी हम क्या कर रहे हैं भी जो जिस प्रकार की जो हमारी वर्तमान में जो खाद्य पदार्थ है उनकी बुआइयाँ कम हुई है तो हमें घरेलू शिक्षा भी तो ये सुरक्षा भी तो करनी है। अगर हम घरेलू सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश को फिर हमें कहीं कहीं से आयात करना पड़ेगा गेहूँ। तो इस स्थिति हम बचने के लिए हम अपने जो निर्यात है उसको क्या करें, प्रतिबंध कर रहे हैं ताकि हम घरेलू सुरक्षा को बढ़ा सकें। साथ ही साथ जो आज एक न्यूज़ आई थी जो कल वाली न्यूज़ थी उसी से संबंधित ये न्यूज़ थी जिसमें कहा चावल का खुदरा मूल्य नियंत्रण में रहेगा। मंत्रालय ने कहा भी जिस प्रकार से हमने जो निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जिससे प्रकार से जो चावल का जो मूल्य है उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी चावल की जो महंगाई दर है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर यही कहा गया, थोड़ा सा आंकड़ा दिया गया, कृषि मंत्रालय ने बुआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा 5.51% से घटकर कितना हो गया है, लगभग 401.56 लाख हेक्टेयर रहा है। और फसल के वर्ष 2020 यानी कि बात करें तो पहले हमारा कितना था, 425 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर अब की बार हम कह सकते हैं चावल की कृषि नहीं हुई है। ठीक है, तो उसका नुकसान हमें कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है एक से। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने चावल के बारे में या गेहूं के धान के बारे में काफ़ी पढ़ दिया, तो आज हम गेहूं के बारे में पढ़ते हैं भी किस प्रकार के गेहूं पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि धान के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है मगर गेहूं पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जरूरी है भी इस बार गेहूं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कहता है, गेहूँ की खेती के लिए हमें समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए हमें अनुकूल तापमान, बुआई के साथ साथ हमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। और गेहूं की खेती के लिए मुख्य सिंचाई आधारित होनी चाहिए। गेहूं की खेती के लिए हमें कौन सी दोमट भूमि की सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। लेकिन इसकी खेती बलुई मिट्टी या भारी मिट्टी या फिर मिट्टियार यानी किसी प्रकार की मिट्टी में भी की जा सकती है, मगर हम सर्वोत्तम की बात करें तो वह दोमट मिट्टी है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा गया है, आगे कहा गया भी जो गेहूं के है विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और जिसकी खेती विश्व भर में की जाती है। और विश्व में मक्के के बाद गेहूं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी खाद्य पदार्थ है। मक्के के बाद हम गेहूं है दूसरा ऐसा यानी फसल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है खाद्यान्न के रूप में, और धान का तीसरा स्थान है। ठीक है, फिर आगे इसके अंदर कहा गया जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो गेहूं है वह घास का पौधा है। फिर जो गेहूं है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गेहूं दोनों प्रमुख घटक है। और जो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है जिसका क्या नाम है, ये ग्लूटेन नाम है, के कारण विश्व में लगभग 100 से 200 लोगों के व्यक्तियों में पेट के रोग से ग्रस्त है, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव डालता है। और चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा विशालतम उत्पादक देश है। ठीक,
अगली जो न्यूज़ है हमारी कहीं न कहीं ये भी गेहूँ से संबंधित है। इसमें क्या था, हाल ही में क्या था, जो गेहूँ की जो सर्वोच्च यानी एक प्रकार की नई किस्म संचालन वाली खोजी गई है, जिसका नाम क्या है, एक प्रकार जो मालवीयर 338 एक किस्म है। जिसमें यह कहा है जो ये जो फसल है, ये जो हमारी जो पारंपरिक जो गेहूँ है उससे कहीं बेहतर फसल है। जहाँ पारंपरिक फसल हमारी जो यानी क्या करती है, जो जिंक की मात्रा होती है उस फसल में 25 से 30 की होती है, वहीं इस फसल के अंदर 41 पीवीएस की जिंक की मात्रा होती है, जो कहीं न कहीं जो 200 प्रोटीन की कमी को पूरा करती है, जिससे हमें कुपोषण जैसी समस्या से भी ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। साथ ही आज से क्या कहता है, जो ये जो गेहूँ है जो नई बनाई गई है, इसके अंदर जो वीट ब्लास्टर नाम का एक है जो संक्रमण रोग है, उससे भी ये क्या है, कह सकते हैं भी एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान कराता है। तो ये क्या होता है, अभी ये मुख्यतः जो जो वीट ब्लास्टर होता है, ये मुख्यतः क्या होता है, अभी चावल के अंदर होता था, मगर ये धीरे धीरे हम देखना मिला भी अभी ये जो क्या होता है, ये गेहूँ के अंदर भी होने लगा है। ठीक है, ये धीरे, और इससे क्या होता है भी हमारे यानी कि कह सकते हैं भी जो गेहूं है वह क्या जो मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो गेहूं की कृषि है उसका जो 75% हिस्सा खराब हो जाता है। अगली जो न्यूज़ है हमारी, वह संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की जो भारत की जो स्थायी समर्थन यानी स्थायी सदस्यता का क्या किया, समर्थन किया, उससे संबंधित अगली ये न्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें जैसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं दे रखा है, जो G20 जो G4 देश है उनके बारे में दे रखा है, भी उनमें से भारत की दावेदारी को प्रमुख माना है। साथ ही सुरक्षा परिषद में जो सुधार की बात की भी, जिस प्रकार का अभी सुरक्षा परिषद का ढांचा है उसमें सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भी सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिए हमने जापान, जर्मनी और भारत और ब्राजील ने G4 नाम का एक संगठन बनाया है, जो क्या करते हैं भी हमें देश में सुरक्षा की बात यानी कहीं कहीं जो संयुक्त राष्ट्र में हमें स्थायी सदस्यता दी जाए। ठीक है, G4 देश लगातार बहुपक्षपात यानी कहीं के जो बहुपक्षपात का मतलब यानी वीटो पावर के प्रति प्रतिबंध का भी व्यक्त करता है, यानी जिस प्रकार से वीटो पावर होती है यानी बहुमत आधारित इसमें निर्णय नहीं लिए जाते, उसका भी विरोध करता है। और जो यूएनसी की जो संरचना है उसमें भी सुधार की मांग करता है। G4 देश लगभग 21वीं शताब्दी में समकालीन जरूरतों के लिए संयुक्त राष्ट्र व स्वीकारिता हेतु स्वीकार परिषद की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी कहीं न कहीं इसकी जो 21वीं सदी की जो समकालीन है उसकी ज़रूरतों पर, यानी जब इसको बनाया गया था उस समय विश्व की स्थितियाँ अलग थी और आज स्थितियाँ अलग है, इस स्तर से इसमें क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। आगे कहता है भी संयुक्त राष्ट्र कि जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है उसके भी देख लेते हैं संरचना, क्योंकि जिसके अंदर हमें परिवर्तन करना है उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। भी क्या कहता है, यह संयुक्त राष्ट्र की संरचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में किया गया था। इसमें 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अगर हम यहाँ से भी देखें एशिया की बात करें तो एशिया का केवल चीन एक ही देश है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का एक ही देश है, मगर जहां बात करें हम यूरोप की तो यूरोप के कितने, 3 देश इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी यूरोप का जितना क्षेत्र है और एशिया जो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा महाद्वीप है, उसका सिर्फ एक ही राष्ट्र है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो अफ्रीका महाद्वीप का इसके अंदर एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस प्रकार से इसके अंदर सुधार की भी आवश्यकता हो जाती है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है, वो हमें पता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति संतुलन को प्रदर्शित करती है। इन स्थायी सदस्य देशों में 10 अन्य देशों जो कि 2 वर्षों के अस्थायी रूप से चुने जाते हैं, यानी 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 इसमें से अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यूएनएससी में स्थायी और अस्थायी सदस्यों को बारी बारी एक यानी महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ थी ये द हिंदू से संबंधित एक न्यूज़ थी, जिसमें कहा गया है जो क्वाड है उन्होंने साइन किया है किसके लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, यानी जिस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है उस प्रकार से एक साइन किया है। तो क्वाड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वाड क्या है, ये जो चतुर सुरक्षा संवाद जिसको हम बोलते हैं क्वाड, अर्थात क्वाड में भारत, जापान और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में औपचारिक रणनीतिक मंच है। और यह मूलतः यानी मुख्यतः खुले, समृद्ध और भारत प्रशांत क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए समर्थन के लिए इन देशों का एक साथ लाता है। क्वाड की अवधारणा औपनिवेशिक रूप से सबसे पहले 2007 जापान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसका नाम था शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हालांकि चीन के दबाव से ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पीछे हटने के कारण इसे नहीं लाया गया था, मगर 2022 के अंदर हिंद महासागर में प्रशांत सागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका भी शामिल होते गए, और ये डेमोक्रेटिक जिसको सियोरिटी डिमांड्स द्वारा स्थापित के विचार प्रस्तुत किया गया। तो इसके लिए ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो बनाया गया है ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो चीन है उसको काउंटर करने के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, तो
बाकी इसमें दे रहा है कि जो क्वाड समूह की जो स्थापना की गई थी 2007 में 2017 में की गई थी हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो शक्ति पर भारी शक्तियाँ जिस विशेषकर जो भी भारी शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव को कम करने के लिए, जिस प्रकार हम देखते हैं जो दक्षिण चीनी सागर में चीन क्या है दिनों दिन अपना प्रभाव बनाता जा रहा है, ठीक है, उनको कम करने के लिए और रणनीतिक बनाने के लिए हुई थी। और आसियान शिखर सम्मेलन में एक दिन पहले भी इसकी पहली बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी जब आसियान के शिखर सम्मेलन होता है इससे एक दिन पहले क्वाड की बैठक होती है। क्वाड के सभी 4 देश कौन कौन से? जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए यानी अमेरिका ने वर्ष 2020 में मालाबार अभ्यास भी किया था, ठीक है। इसके अंदर जो मालाबार अभ्यास है भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच में होने वाला एक वार्षिक अभियान है, यानी वार्षिक त्रिसेना, यानी इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, ठीक है। उसमें भारतीय तथा प्रशांत महासागरों में बारी बारी आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।